अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है सऊद ने शादनलुंड से। ये उनका रियल नाम है और इस कहानी में जितने भी लोग मौजूद हैं उनके सबके नाम मैं रियल बताऊंगा उन्हीं की ख्वाहिश पे। सऊद कहते हैं, मैं पहले भी आपको एक कहानी भेज चुका हूं। मेरी वालदा बेचैनी से आपकी कहानी का इंतज़ार करती हैं। जैसे कहानी आती है मैं उनको सुनाता हूँ, वो बहुत खुश हो के आपको दुआएं देती हैं। और सऊद कहता है कि मैं खुद आपके कई वज़ाइफ करके बेहतरीन रिजल्ट ले चुका हूँ। उनके दादा को चुड़ैल उठाकर ले गई और 35 साल हो गए हैं, आज भी वापस नहीं आए। ये एक वाकया क्या है? ये खौफनाक सच्चा वाकया जहां आज की स्टोरी में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। तो याद रखिए, पुराने वक्तों से ये वाकयात शुरू हैं और आज भी हो रहे हैं। जो कहानी सुनाने वाले हैं सऊद, उनकी अपनी ज़ात के साथ 2025 में वाकया पेश आया। तो उसी तरतीब से जो उन्होंने मुझे वाकयात भेजे हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहला वाकया है उनके दादा अबू का। लफ्ज़ में यहां पे दादा अबू कह रहा हूं, नाम उन्होंने लिखा हुआ है, एंड में मैं सबके नाम भी रियल पढ़ दूंगा। दादा अबू गांव के अपने मकान में मौजूद थे। गर्मियों की दिन थी, यकीनन सी बात है, जहां चिरिंद परिंद सब गर्मी से परेशान होते हैं, वो भी एक ठंडे कमरे के अंदर मौजूद थे। तभी उनको याद आया, इस घर के पीछे जो बड़ा सा कमरा बना हुआ है, जो कच्चा सा तो है लेकिन उसके आगे लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ है, वो दरवाजा बंद करना भूल गए हैं। शाम होने लगी थी और देहात के अंदर एक डर होता है, जैसे ही अंधेरा फैलने लगता है लोग अपने मकानों में चले जाते हैं। आज तो फिर भी लोग लेट सोते हैं, पहले तो लोग 7 बजे खाना खा के 8 बजे तक सो जाते थे। तो उनके जहन में आया, उस कमरे के अंदर काफी कीमती सामान पड़ा है। गांव के लोगों का कीमती सामान होता है उनकी गंदम, गाय का चारा और ऐसा बहुत सारा सामान जो जरूरत के वक्त इस्तेमाल किया जाता है। तो गांव में सबसे ज्यादा डर होता है चोरों का। वहां पे चोर बहुत आते हैं और आपका इस तरह का जो कीमती सामान होता है खाने पीने का, वो ले जाते हैं। तो उन्होंने कहा, मुझे उठ के उस दरवाजे को बंद करना चाहिए। दादा अबू अपने कमरे से उठे हैं और उठ के चलते हुए जैसे ही उस कमरे से तकरीबन कोई 30 या 40 कदम के फासले पे होंगे तो उन्होंने देखा दरवाजा भी खुला हुआ है और बाहर वाली साइड पे एक लड़का खड़ा है। दूर से इतना क्लियर उनको नजर नहीं आता था, आंखें कमजोर थीं, लेकिन अंदाजा हो गया कि दरवाजा भी खुला है और साथ कोई खड़ा है। आहिस्ता से चलते चलते वो उस दरवाजे के जब करीब पहुंच गए तो जो भी दरवाजे के बाहर मौजूद था अब वो वहां पे नहीं था। उन्होंने कहा, जो भी था शायद चला गया, क्या माजरा है अल्लाह बेहतर जाने। उन्होंने वो कमरे का दरवाजा बंद करने की कोशिश की। गांव के अंदर जो दरवाजे होते हैं वो सिंगल दरवाजा नहीं होता, 2 दरवाजे लगाए जाते थे पहले। उन्होंने दोनों दरवाजों को पकड़ा जो खुले हुए थे और जैसे ही बंद करने के लिए बिल्कुल करीब किया, इस तरह के वो बंद हो जाएं, तो पता लगा जोर लगाने के बावजूद दरवाजा बंद नहीं हो रहा। अंदर वाली साइड से कोई दरवाजे को जोर लगा के खींच रहा है, इस अंदाज में जोर लगा रहा है कि दरवाजा बंद ना हो। उन्होंने कहा, ये क्या माजरा है, मैं दरवाजा बंद कर रहा हूं, कमरे में कोई भी नहीं है। अगर कोई होता तो मैंने जैसे ही दरवाजे को पकड़ा था उसी वक्त बोल पड़ता, जी मैं अंदर हूं, दरवाजा बंद ना करें। तो अंदर तो कोई भी नहीं है, तो कौन है जो दरवाजे को खींच रहा है? वो कहते, मैंने डरते डरते दरवाजे को जितना जोर से खींचा हुआ था थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया, तो पीछे जो भी जोर लगा रहे थे उनने दरवाजे को अपनी तरफ खींचा, दरवाजा खुल गया। अब मंजर ये था कि सामने 2 सफ़ेद लड़के, जिनके पाँव में जूती नहीं थी, शलवार कमीज पहनी हुई थी सफ़ेद कलर की, और उनकी उम्र होगी जैसे कोई 6 या 7 साल का लड़का होता है, ऐसे ही 2 लड़के थे। कान उनके काफी लंबे थे, इंसानों की तरह ही कान थे, लेकिन उन कानों की थोड़ी सी चूंच बनी हुई थी ऊपर वाली साइड से और थोड़े से लंबे से। और जिस तरह वो दादा अबू को देख रहे थे वो एक सेकंड में ही समझ गए, इस कमरे में कोई इंसान के बच्चे इस तरह नहीं खड़े हो सकते। और दोनों की शक्लें बिल्कुल मिलती जुलती थी, जैसे कोई जुड़वा हो। वो एकदम से समझ गए और उसी वक्त
अपने डर पे कंट्रोल करते हुए ऊंची आवाज में कहा, मुझे पता चल गया है कि तुम अल्लाह की मखलूक हो और हम भी अल्लाह की मखलूक हैं। देखो, मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, मेरा तुम्हारे साथ कोई मामला नहीं है। तुम इस तरह दरवाजा बंद नहीं करने दे रहे हो तो मैं तुमसे गुजारिश करूंगा, तुम अपने काम से काम रखो और हम इंसानों को अपने काम से काम रखने दो। मेहरबानी होगी, दरवाजा बंद करने दो। और उसके बाद उनने दोनों दरवाजों को पकड़ा, एक रिक्वेस्टिंग अंदाज में उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद दरवाजा बंद किया। तो उसके बाद उन्होंने पीछे से दरवाजे को खींचा नहीं, क्योंकि उससे पहले वही दोनों खड़े खींच रहे थे। उनके कानों को देख के ही उनको अंदाजा हो गया था कि जो इंसान का रूप धार के खड़े हैं, लेकिन कान अभी भी इंसानों की तरह नहीं है, काफी लंबे और चूंचदार हैं। उन्होंने दरवाजा बंद किया और चलते हुए कमरे में गए। बेटा आया तो उसको बताया कि आज मेरे साथ ये वाकया हुआ है। उस कमरे के अंदर मैंने 2 जिन्नात के बच्चों को देखा है। ये था पहला वाकया। दूसरा वाकया वो सुनाते हैं, मेरे 2 कजन जिनका नाम मुदस्सिर और मुजम्मिल है, उन्होंने अपनी एक दुकान खोल रखी थी। काफी सामान होने की वजह से वो अक्सर रात को उसी दुकान के अंदर ही सो जाते थे, क्योंकि जैसे पहले मैंने कहा कि गांव के अंदर चोरी का बहुत डर होता है। तो लोग या तो अमूमन जागते हैं या अपनी दुकान के बाहर चारपाई डाल के सो जाते हैं, या कुछ लोग दुकान के अंदर ही सोते हैं ताकि चोर वगैरह आएं तो ये ना हो कि हम दुकान के बाहर भी सोए हुए हों और पीछे वाली साइड से आएं और दुकान को तोड़ के पीछे वाली साइड से सामान ले जाएं। तो ये दोनों भाई अमूमन उसी दुकान के अंदर ही सोते हैं। वो कहते हैं रात के 12 बजे का टाइम था कि हम दोनों दुकान के अंदर सोए हुए थे कि दुकान के दरवाजे को, शटर को बाहर से किसने जोर जोर से खटखटाया। वो हैरान हुए कि रात के पहर इस वक्त कौन आ गया। तो अंदर से आवाज दी, कौन? तो उन्होंने नाना बताया है या मैं भूल रहा हूं, मामू बताए हैं। उन्होंने आवाज दी, हम हैं, दरवाजा खोलो। वो समझ गए कोई अपना है। उन्होंने जल्दी से दुकान का शटर ऊपर किया। तो उन्होंने बोला कि आज तुम लोग दोनों घर जाओ, हम दोनों आज कुछ बातें भी करनी हैं, हम ही दुकान में सोएंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप सो जाएं। मुजम्मिल और मुदस्सिर वहां से जब रवाना हुए तो उन्होंने एक छोटी सी टॉर्च अपने हाथ में पकड़ ली। अब वो टॉर्च जलाते हुए घर की तरफ जब जाना शुरू हुए तो वहीं पे रास्ते में ही उनकी ट्रेन की पटड़ी भी गुजरती है, उसको वो क्रॉस करके जाते हैं। तो आगे जाके थोड़ा सा नीचे की तरफ उतरते हैं तो उनका घर आता है। वो कहते हैं हम दोनों बात करते हुए रात के 12 बजे, जब पूरा गांव इस अंदाज में सो रहा होता है कि रात के 12-1 बजे का टाइम रात आधी रात का ये वक्त कहलाता है, क्योंकि ये लोग 4 बजे तक 5 बजे तक जाग जाते हैं। चलते चलते जब हम उस कमरे के करीब पहुंचे, जो वहां का एक मशहूर कमरा है, बहुत भारी है, हॉन्टेड है, लोग उससे डरते हैं, तो ऐसे ही हमें दूर से महसूस हुआ जैसे इस कमरे में कुछ है। तो उन्होंने जल्दी से वो जो टॉर्च जलाई हुई थी उसी सिमत मारी तो देखी एक बहुत बड़ी काली सी बिल्ली, जिसका कद काफ़ी बड़ा था, उस कमरे के अंदर मौजूद थी। और वो इस अंदाज में उनको बैठी घूर रही थी जैसे बिल्ली या भागने के अंदाज में बैठती है या हमला करने के अंदाज में बैठी होती है, जैसे अलर्ट होके कि तुम लोगों ने मेरे ऊपर टॉर्च मारी है, रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। उन्होंने दोनों ने बिल्ली को देखा तो डर सा महसूस हुआ कि नहीं, ये कमरा तो पहले ही भारी है, लोग इससे डरते हैं, अगर कुछ बिल्ली बैठी है तो पता नहीं ये बिल्ली है या कोई रूप धार के बिल्ली का बैठा है, चलो आगे। वो दोनों आगे चले गए। वो कहते हैं कि हम चलते चलते जब उस जगह पे पहुंचे जहां पे हमारे 2 घर हैं, एक मेरे ख्याल में नानी का घर है और एक उनके चाचू का घर है, यानी मिले हुए हैं जी। एक दरवाजा जो है, दीवारें मिली हुई हैं, नानी का घर है, दीवारें नहीं मिली हुई, मतलब करीब करीब है, एक साइड पे नानी का घर है और एक साइड पे चाचू का घर है। हम टॉर्च जलाए हुए जैसे ही उस पुली से जैसे थोड़े से नीचे उतरे तो हमने देखा कि वो दोनों घरों के दरमियान में एक 7 फुट की ऊंची बला खड़ी है। एक ऐसी बला जो काली स्याह है, कद उसका 7 फुट का है, उसके जिस्म पर बाल हैं। वो खड़ी ऐसी है जैसे कोई इंसान खड़ा होता है। ये कहते हैं वो वक्त है जब नोकिया के छोटे मोबाइल होते थे, बड़े सेट अभी नहीं आए थे, टच वाले।
हमने जैसी टॉर्च मारी हमने कहा पता नहीं कोई खड़ा है, लेकिन जब उसका कद देखा, उसके जिस्म पे बाल देखे, वो काली स्याह थी, उसकी आंखें जो सफ़ेद थी, उस पूरे काले स्याह वजूद जो बालों से घिरा हुआ है, उसके अंदर वाहिद एक उसकी आंखें थीं जो सफ़ेद थीं, या जब उसने मुंह खोला तो उसके दांत जो बड़े बड़े थे वो सफ़ेद थे, बाकी पूरा वजूद काला था, हाथ तक काले थे, ऐसे जैसे कोई रीछ खड़ा होता है, लेकिन वो रीछ नहीं, क्लियर एक इंसान की तरह 7 फुट की ऊंची बला थी। वो एकदम से दोनों घबरा गए, एक दूसरे को चिमट से गए डर के। तो एक बोला यार जल्दी कर, घर फोन कर, बाहर बला खड़ी है। उनने वो अपना नोकिया मोबाइल निकाला। घर अमूमन अगर कभी उन्हें लेट नाइट आना भी होता था तो घर वालों को फोन करते थे कि दरवाजा खोलें, क्योंकि घर वाले अंदर से ताला लगा के सोते थे कि चोर वगैरह घर में दाखिल ना हो जाएं। ताला इसलिए लगाया जाता है आज भी देहातों में कि जो चोर होते हैं वो दीवार फैलांग के अंदर आ जाते हैं और उसके बाद आराम से कुंडी खोल लेते हैं, लेकिन जब ताला लगा होता है तो उसको खोलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सामान फिर दरवाजे के जरिए ले जाते हैं, दीवार के जरिए सामान लेके जाना मुश्किल होता है। उनके वाले साहब जागे, उन्होंने कहा क्या हुआ है? वो इतने घबराए हुए थे। उन्होंने कहा घर के बाहर बला खड़ी है। उन्होंने कहा परेशान मत हो, वहीं रुको, मैं बंदूक लेके आता हूं। अब बला का एहतमाम बंदूक से ही किया जाता है। उनके वाले साहब ने बंदूक उठाई, साथ में गोलियां भी उठाई, वो जो बड़ा सा कारतूस सा होता है, और पूछा कहां है वो बला? उन्होंने कहा घर का आपका जो हमारा दरवाजा है उसके बिल्कुल दरमियान में खड़ी है, नानी और हमारे घर के बिल्कुल दरमियान में। उन्होंने कहा अब देखो खड़ी है वहां पे। जैसे ही वो दरवाजा खोलने लगे तो वह जैसे होश में आ गए। बला को देख के बड़े से बड़े डर जाते हैं, उनके भी औसान खता थे, वो कांप रहे थे। उसी वक्त उन्होंने देखा उस जगह पे कोई भी बला नहीं थी। उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं है। खैर उनके वाले सामने दरवाजा खोला, घर के और लोगों को भी वो जगा कर लाए थे। काफी लोग जाग गए कि उठ जाओ भी, बाहर बला है, मदद की जरूरत पड़ सकती है। तो बाहर के पूरे एरिया को देखा गया, टॉर्च जला के इधर उधर देखते रहे, लेकिन कहीं पे भी वो बला नहीं थी। यकीनन वो बला कहीं जा चुकी थी। उसके बाद ये दोनों घर में दाखिल हो गए, लेकिन इनके ऊपर इतना खौफ तारी था, ये बला को देख चुके थे और इन्हें जिस तरह बला का नक्शा बताया तो उस बला का नक्शा सुन के घर वाले भी सारे बहुत ज्यादा डर गए। और अगला वाकया पेश आया इनके मामू के साथ। ये सर्दियों की रात थी, धुंध नहीं थी, ठंड बहुत ज्यादा थी, लेकिन आसमान शायद क्लियर था। सर्दियों की रात में जब धुंध पड़ती है तो नजर कुछ भी नहीं आता, लेकिन ये एक ऐसी रात थी जिसमें क्लियर नजर आ रहा था, फोग ना होने की वजह से, धुंध ना होने की वजह से। आज उन्होंने फैसला किया, जो उनका घर था जहां पे काफी फैमिली मिलजुल के रहती थी, इकट्ठे रहते थे, 2-3 खानदान के 15-20 लोग होंगे, बहुत बड़ा हवेली, बहुत बड़ा घर था। उन्होंने कहा सारे अपने अपने कमरों में सो चुके हैं, मैं आज जरा लेट हो गया हूं। वो बाहर से आए थे तो सारे सो गए हैं, तो कोई बात नहीं, मैं बाहर ही हवेली के, वो हवेली होती है घर जहां पे ज्यादा लोग रहते हैं, हवेली के बाहर ही सो जाता हूं। चारपाई पड़ी थी, रजाई भी पड़ी थी। वो अपना बिस्तर रख के गया था कि अगर मैं लेट हो गया तो बाहर ही सो जाऊंगा। तो वो चारपाई पे लेट गया और उसने अपने कानों में हेडफोन लगाए हुए थे, और वो जो नोकिया सेट होते थे उनके अंदर मेमोरी कार्ड डलता था, उसमें उसने अपनी पसंद के गाने भरवाए, कहते हैं गाने भरवाना, वो गाने डलवा के लाते थे। मोबाइल का हेडफोन कानों में लगाए अपनी पसंदीदा गानों को सुनते हुए वो उस चारपाई पे आराम से लेटे थे। तकरीबन कहते हैं अंदाज़ा है उनका कि ये 12 का या 12:30 का टाइम हो गया होगा कि मुझे नींद आना शुरू हो गई। घर वाले तो पहले ही सारे सो चुके थे। अब मैं गाने सुनते सुनते नींद की तरफ जब जाना शुरू हुआ तो मैंने हेडफोन उतार के तकिए के नीचे रखे और मैंने आंखें बंद की, सो गया। मुझे सोए हुए शायद 30 मिनट या 40 मिनट हुए होंगे कि मेरा मुंह रजाई के अंदर था, क्योंकि बहुत शदीद बाहर ठंड होती है। घरों के अंदर, कमरों के अंदर लोग सो के दरवाज़ों को बंद कर लेते हैं, क्योंकि वो बाहर एक खुले मैदान में, घर के बाहर जो हिस्सा होता है वो तो खुला होता है, दरवाजे के बाहर वो एक खुला हिस्सा होने की वजह से शदीद ठंड थी, इसलिए वो अपना मुंह रजाई के अंदर किए सो रहे थे कि उनको महसूस हुआ कि जैसे उनकी चारपाई हिल रही है।
आंख खुली, जो गहरी नींद तो नहीं सोए थे लेकिन इतनी नींद आ चुकी थी कि आगोश में चले गए थे नींद की। उन्होंने कहा ये चारपाई हिल क्यों रही है। उसी लम्हे उन्होंने रजाई अपने मुंह के ऊपर से हटाई तो देखा कि क्लियर वो कोई ख्वाब नहीं बल्कि क्लियर उनकी चारपाई शदीद हिल रही है जलजले की वजह से। और उसी वक्त जब उन्होंने देखा कि यह जलजला आ रहा है तो गर्दन को मोड़ के घर की तरफ देखा तो घर भी इतना जोर जोर से हिल रहा था कि शदीद कोई जलजला आया है। सामने खड़े हुए जो दरख्त थे जिनको वो देख सकते थे सर्दियों में, वो काफ़ी घने जो दरख्त थे वो भी इतने तेज़ी से हिल रहे थे जैसे शदीद जलजले की वजह से दरख्त हिलते हैं। हवा नहीं चल रही कि उनके पत्ते हिल रहे हैं, पूरे पूरे दरख्त हिल रहे हैं। वो परेशान हो गए, इतना शदीद जलजला। वो एकदम से अपनी जगह से उठ के बैठ गए। ये जलजला आ गया है, मैं उठूं और घर वालों को भी भागूं और जगाऊं और पूछूं या वो जाग चुके हैं तो वो लोग भी सारे बाहर आ जाएं। तो खौफनाक सिलसिला है, इमारत नीचे ना गिर जाए। वो कहते हैं मैं अपने बिस्तर से जैसे ही उठ के बैठा हूं और अभी उतरने का सोच ही रहा था, मेरी टांगें अभी लिहाफ के अंदर ही थी, रजाई के अंदर ही थी, कि एकदम से मेरी निगाह पड़ी कि कोई सामने घर के बैक साइड पे कोई सामने खड़ा है। सिंगल स्टोरी मकान था, डबल स्टोरी नहीं था। तो उसने जैसे ही ऐसे घर की तरफ देखा तो वो कहते हैं मेरा खून मेरे जिस्म के अंदर ऐसे जैसे जम सा गया, ऐसे जैसे मैं पल के झपकना भूल गया, क्योंकि मेरे सामने जो मंजर था ऐसा दहशतनाक और खौफनाक मंजर था कि उस सर्दी के अंदर भी मुझे पसीने आने शुरू हो गए, मेरा वजूद थर थर कांपना शुरू हो गया। वो जलजला उसी की वजह से आ रहा था। घर के पीछे एक औरत नुमा बला मौजूद थी और उसका कद होगा तकरीबन कोई 50 से 60 फुट या 70 फुट ऊंचा। वो इतनी ऊंची थी कि घर की बैक साइड पे खड़े होने की बावजूद दरख्त उसके आगे इतने छोटे छोटे लग रहे थे जैसे बोने हों, और उसका कद और उसकी जिसामत इतनी बड़ी थी कि लगता था कि वो अपना हाथ दरख्त के अंदर डाले तो वो इतना मोटे तने वाला घना सा दरख्त जो सायादार होता है, जिसके नीचे 5-6 चारपाइयाँ बिछाते हैं, कितना घना होगा, उसको वो अपने हाथ से पकड़े तो जड़ से उखाड़ ले, इतना बड़ा कद था। उन्होंने कहानी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया किंग कॉन्ग, एक हमने मूवी देखी थी जितना बड़ा वो किंग कॉन्ग होता है और वो दरख्त को उखाड़ लेता है, तो उन्होंने कहा वो किंग कॉन्ग की तरह इतनी बड़ी थी कि दरख्त भी उसके आगे छोटे छोटे थे। और वो जो बला थी वो खड़ी उसी को ही घूर रही थी। वो कहते हैं उसकी आंखें इंतहाई लाल सुर्ख थीं, उसके पूरे जिस्म के ऊपर बाल ही बाल थे, और उसके मैंने हाथ को देखा जो उसने एक दफ़ा उठाया और उसने दरख्त के ऊपर रखा तो उसका हाथ इतना बड़ा था कि पूरे दरख्त के ऊपर उसका हाथ ही हाथ था। उसको शायद मैं कोई 10 सेकंड या 20 सेकंड में नहीं देख सका, या उसको मैंने देखा है और इतनी बड़ी बला को देखते ही मेरे हाथ पांव फूल गए हैं, मेरा जो खून था वो रुक सा गया है, वजूद थर थर कांपना शुरू हो गया है। वो ऐसी भयानक थी, उसके वजूद पे कोई कपड़े नहीं थे, उसके जिस्म के ऊपर बाल ही बाल थे, वो औरत की तरह थी। उसका नाक बिल्कुल पिचका हुआ था, आंखें बहुत बड़ी, पूरे चेहरे पे उसकी आंखें ही आंखें थीं, इतनी बड़ी उसकी लाल सुर्ख आंखें थीं, और उन लाल सुर्ख आंखों के बिल्कुल दरमियान में सफ़ेद सा था। लाल सुर्ख थी, वो कहते हैं, मुझे उनकी आंखें भी याद है, बिल्कुल आंखों के दरमियान में सफ़ेद सी आंखें थीं, पहले लाल फिर सफ़ेद, छोटी सी सफ़ेद, और वो जो आंखें झपकती तो मेरी जान निकलती। उसका मुंह ऐसे था जैसे किसी बंदर का मुंह होता है, नीचे वाले होंठ उसके, लेकिन जो नीचे वाली थोड़ी थी जैसे किसी औरत की थोड़ी होती है, इसी तरह की उसकी थोड़ी थी जो चिन्ह होती है। उसके कान इतने बड़े बड़े थे कि बकायदा उसके कान उसके कमर तक लटक रहे थे, इतने बड़े कान के उसकी कमर तक बकायदा लटक रहे थे। और जब मैंने सिर्फ एक झलक दी और जैसे उसको इतनी बड़ी चीज को गर्दन को ऊपर करके देखा कि इतनी बड़ी बला जो 50, 60, 70 फुट ऊंची है और दरख्त उसके आगे छोटा है, बस मैंने इतना देखा और वहीं पे वो गिर गया, और गिरते ही बेहोश हो गया। वो कितनी देर बेहोश रहा है उसको नहीं पता, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, उसको नहीं पता, लेकिन उसकी जब आंख खुली है तो उसने देखा है उसका पूरा वजूद पसीने में
रजाई उसके जिस्म से हट चुकी है। खौफ की वजह से उठने लगा था ना, रजाई उसने ऊपर से हटाई थी, सिर्फ टांगों के ऊपर रजाई पड़ी थी और वो उठने ही लगा था। इसलिए जब उसने देखा उसको तो उसी वक्त बेहोश होकर गिर गया। तो उसका ऊपर वाला जो वजूद था, यानी कि उसका नीचे वाला धड़ नहीं, ऊपर कमर से ऊपर, ये सारा धड़ रजाई के बगैर था। उसको तो ठंड की वजह से ठंडा यख हो जाना चाहिए था, लेकिन खौफ के मारे उसको इतने पसीने आए। वो कहता है जब मैं होश में भी आया तो मेरा वजूद भीगा हुआ था पसीने से, और मुझे याद आ गया ये पसीना इस वजह से है, मैंने सामने खौफनाक बला को देखा था। वो छलांग मार के उठा, दौड़ता हुआ दरवाजे के पास गया, जोर 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 से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। दोनों घरों के दरवाजों को पीटा, जाग गए। सब परेशान कि क्या हुआ। तो उसकी हालत ऐसी थी कि बस वो जगा सका। घर वालों ने सर उससे पूछा क्या हुआ, वो गिरा और फिर से बेहोश हो गया। घर वाले उसको अंदर ले गए, मुश्किलों से होश में लाए, और वो इतना खौफजदा था कि उससे बोला नहीं जा रहा था। गांव वालों ने पूछा, घर वालों ने पूछा क्या हुआ है, बताओ तो सही। तो तब उसने डरते डरते बताया कि आप लोगों को जलजला महसूस नहीं हुआ। सबने कहा नहीं, हमें तो कोई जलजला नहीं महसूस हुआ। इतना भयानक और इतना खौफनाक जलजला था तो कोई ना कोई तो जाग जाता, हमें तो किसी को महसूस नहीं हुआ। उसने कहा उस बला की वजह से था वो जलजला। उन्होंने कहा कौन सी बला? तो उसने उस बला का हुलिया बताया और बताया वो कितनी खौफनाक बला थी और इतनी बड़ी थी, मैंने घर के बाहर देखा। घर वाले समझे या तो ये डर गया है, या अक्सर ख्वाब देख के इंसान कोई डर जाता है, तो घर वालों को उसकी बात पे इतना यकीन ना आया। कहा अच्छा ठीक है, तुमने बला देखी है, बाहर ना सोया करो, अंदर सो जाओ, सुबह देखेंगे। लेकिन वो कहाँ सो सकता था, वो तो खौफ के मारे जागता रहा। जब सुबह हुई तो वो जाग रहा था। घर वालों ने कहा अब बताओ। उसने फिर से वही कहानी सुनाई। उन्होंने कहा किस जगह पे देखा था? उसने कहा घर की बिल्कुल बाहर वाली साइड से। और मुझे लगता है वो जो जलजला आ रहा था, वो कदम रखती थी जमीन पे तो जलजला आ जाता था। उन्होंने कहा अभी देख लेते हैं। उसको भी साथ लिया कि आओ हमें दिखाओ कौन सी जगह है। अब वो इतना बेहतर हो गया था, खौफजदा तो था, लेकिन चलता हुआ उनको घर की बिल्कुल बैक साइड पे लेके गया, जहां पे दरख्त थे, जहां पे वो दरख्तों के साथ खड़ी थी। उसने दरख्त के ऊपर हाथ भी रखा था, तो उसने जगह बताया इस जगह पे। और जब घर वालों ने उस जगह पे जाके देखा तो हैरत की बात ये थी, वहां पे दो बड़े बड़े पांव मौजूद थे, जिनकी सिर्फ 3 उंगलियां थीं। एक ऐसा पांव था जो पीछे से तो जिस तरह इंसान का पांव होता है, लेकिन आगे इंसान के पांव की 5 उंगलियां होती हैं, वो 3 उंगलियों वाली थी। 2 पांव मौजूद थे और सिर्फ एक जगह पे नहीं थे, वो वापस जो चलती हुई गई थी वहां पे भी उस कच्ची मिट्टी के ऊपर उसके पांव मौजूद थे। और उन पांव का साइज देख के सारे इतना घबरा गए कि इसने तो उसको खड़े हुए देखा है, हम तो पांव के साइज को देख के हमारी जान निकल गई है। उसके पांव कोई 10 से 15 फुट के दरमियान उसके बड़े 3 उंगलियों वाले पांव थे, और वो पांव चलते हुए जा रहे थे। उन्होंने कहा ये कहां गई है? 15 नहीं, 10 से 12 फुट उन्होंने कहा। तो वो उन पांव का पीछा करते हुए गए, तो वो पांव वाकई मुसलसल लगे हुए थे और वो चलती हुई गई थी। शायद वो चलती हुई जब आई थी तब जलजला आया था, या चलती हुई वापस गई, क्योंकि वो कहता है मैं तो बेहोश हो गया। जब वो शायद चलती हुई आई है, जलजला उसी वक्त आया है, और जब वो आके खड़ी हुई है तो मैंने उसको देखा है। मुझे उस वक्त ये भूल गया कि जलजला है या रुक गया है, मुझे ये भी नहीं याद। बस मैं तो कुछ सेकंड उसको देखा और बेहोश हो गया हूं। फिर वो शायद दोबारा चलती हुई गई है। तो उसके पांव को ट्रेस करते करते पहुंचे हैं, तो वो जो एक पक्की सी सड़क थी वहां तक पहुंचे हैं, तो वो पांव गायब हो गए हैं। लेकिन घर वाले सारे डर गए थे कि ये झूठ नहीं बोल रहा, हकीकत में वहां पे कोई बला मौजूद थी। अगला वाकया वो बताते हैं कि उसी तरह उनको शिकार का शौक था। मुजम्मिल और मुदस्सर जो उनके थे, उनके एक चाचू हैं जो मस्जिद बनी हुई है एक छोटी सी, उस मस्जिद के साथ क्लिनिक है उनका छोटा सा, जिस पे वो अक्सर रात को 8 बजे भी कभी तक बैठे रहते हैं, 9 बजे तक भी बैठे रहते हैं कि कोई गांव का बंदा बीमार हो और मजबूरी हो तो उसके लिए वो बैठ जाते हैं। तो मुदस्सिर और मुजम्मिल रात को खाना दे के अपने चाचू को क्लिनिक पे घर की तरफ वापस जा रहे थे। अब वो जब चलते चलते घर के अभी थोड़े ही फासले पे पहुंचे थे, मतलब करीब ही था घर के वो पहुंचने वाले थे, उन्होंने देखा एक
3 से 3.5 फुट की ऐसी एक बला है जिसका मुंह जानवर की तरह है, उसके बाजू इंसान की तरह हैं, उसकी टांगें भी इंसान की तरह हैं। वो एक अजीबो गरीब चीज है। उसका मुंह ऐसे है जैसे सुअर का कोई मुंह होता है, अजीबो गरीब सा, सुअर की तरह नहीं, मिलता जुलता, लेकिन हाथ पांव इंसान की तरह है। कद उसका 3-3.5 फुट है। और उन्होंने एक पुल्ली सी बनी हुई, एक जगह सी बनी, उसके करीब उसको खड़े हुए देखा दोनों ने। 3.5 या मैक्सिमम 4 फुट उसका कद होगा। जब उन्होंने देखा तो वो समझ गए कि ये कोई इंसान नहीं है, कोई अजीबो गरीब बला है जिसका कद काट तो छोटा है, लेकिन इसकी टांगें और हाथ बिल्कुल इंसानों की तरह हैं। जानवरों की तो टांगें और होती हैं, उसकी टांगें और हाथ इंसानों की तरह बने हुए थे, बाल नहीं थे उस पे, लेकिन उसका चेहरा अजीबो गरीब खौफनाक सा था। वो कहते हैं जैसे ही हमने उसको देखा तो बला उसने हमें देखा तो हम डर गए। शदीद इंसान है, जब बला को देखता है वो डर जाता है। तो हम ना सिर्फ डरे बल्कि वहां से हम चलते हुए इस तरह रुक गए जैसे ही बला को देखा कि अब ये इधर उधर हो तो हम जा सकते हैं, नहीं तो हम मारे जाएंगे। बला की निगाह अभी उन तक नहीं पड़ी थी। वो चलती हुई आगे गई और ये इंतजार करते रहे। जब बला वहां से आगे चली गई तो फिर ये जब अपने घर के करीब पहुंचने लगे तो उन्होंने देखा अब वो बला उनके घर के करीब मौजूद है। तभी वो दोनों इस इंतजार में थे कि ये इधर उधर थोड़ी सी हो और हम घर में दाखिल हों। अभी ताला नहीं लगाया गया था घर को, क्योंकि वो रोटी देने के लिए गए हुए थे, उनका इंतजार था। तो वो बला चलती हुई थोड़ी सी आगे गई तो वो भागे हैं, घर जाके अपने वालिद को बताया है कि बाहर एक बला है। कद उसका 3.5 फुट 4 फुट है, इंसान की तरह उसकी हाइट है, छोटी हाइट है, लेकिन उसके बाजू पेट टांगे इंसान की तरह, मुंह उसका खौफनाक है, किसी जानवर की तरह है, और वो सीधी खड़ी हुई है। घर के अंदर 2 बंदूकें मौजूद थीं, वो उठाई गई। 2-3 कज़न और भी, उनके वाले साहब भी। अब ये 3-4 लोग बंदूकें लेके बाहर आ गए। 2 बंदूकें हैं, बंदे 3-4 हैं, साथ में वो 12 बोर के कारतूस जो होते हैं। अब ये चलते हुए बाहर आए हैं तो उन्होंने देखा वो बला थोड़े ही फासले पे मौजूद है। इसका मतलब है वो वहम नहीं था, अभी भी बला मौजूद है और वो बला उन्हीं की तरफ खड़ी देख रही थी, जैसे मुतवज्जो हो चुकी थी। पहले मुतवज्जो नहीं थी। अब ये 3-4 बंदे थे, बोलते हुए घर से बाहर निकले। उन्होंने कहा कहाँ है बला, जिस तरह इंसान बातें करता है। इस जगह पे खड़ी थी, यहां थी, थोड़ा सा शोर भी पैदा हुआ। बला ने वो आवाज सुन ली तो ऐसे बला को ढूंढते ढूंढते एक बंदी की आवाज आई, वो रही सामने बला। तो उन्होंने देखा वो 4 फुट की 3.5 फुट की बला सामने खड़ी है और इन्हीं की तरफ ही देख रही है। इन्होंने कहा इस पे गोली चलाओ। उन्होंने बंदूक को सीधा किया और उस बला पे निशाना बांध के गोली चला दी। अभी गोली चली ही नहीं थी, वो कहते हैं हमने उस बला को ऐसे दौड़ते हुए देखा है कि वो उस गोली की स्पीड से भी, जो एक गोली निकलती है बंदूक से या पिस्तौल से, उसकी स्पीड से भी तू हमारी आंखों के सामने शां करके गुजर गई है। इतनी तेज स्पीड से, मतलब जिस तरफ थी वो इतनी तेजी से भागी है कि उसी वक्त सबने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया कि ये कोई इंसान या जानवर नहीं है, ये कोई जिन्नात में से है जो इतनी तेज भाग सकता है। तो वो कहते हैं सिर्फ हमें इतना नजर आया है कि वो भागी है और जैसे कोई शां की आवाज आती है, बस ऐसे गायब हो गई है। हम सारे डर गए हैं कि ये क्या चीज थी। खैर गोली तो उसको नहीं लगी थी। वो कहते हैं जी हम उसके बाद घर आ गए। मुजम्मिल काफी ज्यादा डरा हुआ था, मुदस्सिर भी, उन्होंने देखा था और वो लोग भी शामिल थे। चंद दिनों के बाद वो कहते हैं जी मुदस्सिर किसी काम से घर से बाहर निकला और जैसे ही घर से बाहर निकला, रात का टाइम है, तो उसने देखा कि सामने बला फिर से मौजूद है, लेकिन इस वक्त वो कमर इस तरह करके खड़ी है कि उस बला का मुंह दूसरी तरफ है और पीछे उसकी कमर है और मुदस्सिर की तरफ उसका ध्यान नहीं है। मुदस्सिर ने देख लिया कि बला मौजूद है, लेकिन उसने मुझे अभी तक देखा नहीं। आहिस्ता से चलता हुआ घर गया, वालिद साहब को कहा आ जाएं, बला मौजूद है, लेकिन आज शोर नहीं करना, खामोशी के साथ, सबको नहीं बुलाना, उस पे गोली चलाते हैं। ये दोनों बंदूक लेके आराम से चलते हुए, छुपने वाले अंदाज में चलते चलते आए, शोर पैदा नहीं किया। उस दिन तो शोर पैदा हो गया था। और आके एक जगह पे छुप के बैठ गए कि देखो है वहां पे। उन्होंने घूर के देखा, छुप के मौजूद है।
और अभी तक उस बला का ध्यान इनकी तरफ नहीं है, दूसरी तरफ है। वो खड़ी हुई है, इनकी तरफ कमर करके खड़ी हुई है। उसने कहा जी बला मौजूद है। उसने कहा गोली डालो। अब दोनों ने अपनी अपनी बंदूकें जो पकड़ी हुई हैं कारतूस वाली रेडी कर ली। वो कहते हैं उस बला को अभी हम देख रहे हैं कि एक जगह पे टिक जाए, जिस तरह हिल रही थी, इधर उधर हो रही थी, तो एक जगह पे रुके तो हम इसके ऊपर गोली चला सकें। वो कहते हैं पहली गोली मामू ने चलाई और उन्होंने जैसे ही गोली चलाई उसी लम्हे दूसरी गोली मुजम्मिल ने चलाई। मामू की गोली मिस हो गई, लेकिन मुजम्मिल की गोली सीधी उसकी टांग पे नीचे वाले हिस्से में जाके लगी। और जैसे ही उसकी टांग के नीचे वाले हिस्से में गोली लगी, उसी वक्त दूसरी गोली फिर से मामू ने चला दी, जो उसी टांग पे जहां गोली लगी थी उसके ऊपर वाले हिस्से पे, जहां पे टांग का ऊपर जोड़ होता है, उस जगह पे उसको गोली लगी। पहली गोली उसकी टांग में और दूसरी उसकी जहां टांग का जोड़ होता है। गोली लगने के बावजूद उस बला ने पीछे मुड़ के देखा तो उसकी आंखों से ऐसा लगता था जैसे आग निकल रही हो। गुस्से से आग हमें नजर आई उस अंधेरे के अंदर भी कि वो शदीद गुस्से में है। उसके बावजूद वो जब दौड़ी है तो पहली जब वो भागी थी तो वो शां करके निकल गई थी। इस दफा वो भागी तो फिर भी तेज है, इतनी तेज कि इंसान उतनी तेज नहीं दौड़ सकता, लेकिन हम उसको भागते हुए, हमने उसको फिर भी जाते हुए देखा। बैठे रहे कुछ देर कि फिर वापस ना आ जाए, घर है, हमला ना कर दे, उसको गोली लग चुकी है, खूंखार हो चुकी है, उसकी आंखें आग बरस रही थी, अब कोई फिर कुछ ना हो। काफी देर इंतजार करने के बावजूद जब ये नहीं आई तो ये घर आ गए। जब सुबह उठे तो लाजमी सी बात है, गांव वालों ने फिर से पूछा क्या हुआ, कहा फिर से बला आई। तो वहां पे एक कमरे की तस्वीर भी उन्होंने मुझे भेजी है, मैं एंड पे आपको दिखाऊंगा। एक छोटा सा कमरा, रेलवे स्टेशन, जहां लोगों ने देखे हैं देहात के रेलवे स्टेशन, शहर के नहीं। तो जो देहात के रेलवे स्टेशन होते हैं उसके साइड पे एक कमरे बने होते हैं। रेल की जो ट्रैक बिछा होता है, पटड़ी से बिछी होती है, उसके साथ कुछ पता नहीं कमरे किस पर्पस के लिए बनाए गए। वो इतने छोटे होते हैं कि उसमें आप बैठ तो सकते हैं, लेट नहीं सकते। लंबा तो ऊंचाई में पूरा होता है, लेकिन वो लेटने की जगह नहीं होती, सिर्फ कोई बैठना चाहे तो शायद बैठ सकते, इतना छोटा होता है। तो वहां पे एक रेलवे का मुलाजिम जो फाटक खोलता था, रात को जो ट्रेन गुजरती थी उसकी ड्यूटी थी, वो फाटक खोलता था, यानी वो गेट खोलता था, उसको फाटक बोलते हैं। तो उसी गेट के साथ वो कमरा था, तो वो वहां पे लेटा हुआ था। सुबह उसने बताया कि जी रात मैंने एक बला को देखा है। उन्होंने कहा जी कैसी बला? उसने कहा जी मेरे करीब से गुजरी है, उसको गोलियां लगी हुई थी, उसकी टांग से खून बह रहा था, क्योंकि जब मेरे सामने से गुजरी है उस वक्त वो आहिस्ता चल रही थी, बहुत तेज भाग नहीं रही थी, आहिस्ता चलती हुई जा रही थी, वो जख्मी थी। उन्होंने कहा क्या हुलिया था उसका, क्योंकि तुमने तो उसको करीब से देखा है। उसने कहा जी उसका जिस्म तो इंसान की तरह था, जैसे औरत का जिस्म होता है। ऊपर तक उसका सीना औरत की तरह था, लेकिन ऊपर जो उसका मुंह बना हुआ था वो इंतहाई खौफनाक और भयानक था। वो जानवर भी नहीं, वो कोई जैसे कोई शैतान होता है या कोई इंतहाई खौफनाक। उन्होंने कहा फिर भी कैसा था? उन्होंने कहा जी बस मुझे इतना देखा कि मेरी जान निकलना शुरू हो गई, बहुत खौफनाक उसका चेहरा था। तो उन्होंने कहा वो किस तरफ गई है? उन्होंने कहा जी वो जो कब्रिस्तान है उस कब्रिस्तान की तरफ गई है। और जिस कब्रिस्तान का उन्होंने कहा है उस कब्रिस्तान का नाम है मंगड़ाला कब्रिस्तान। तो उस कब्रिस्तान का नाम सुनते ही सारे डर गए, और ज्यादा डर गए कि उस कब्रिस्तान की तरफ गई है। और वो कहते हैं उस कब्रिस्तान की तरफ तो चली गई, लेकिन उसके बाद दोबारा कभी वापस नहीं आई। तो वो कहते हैं जो हमारा वो मंगड़ाला कब्रिस्तान है वो इतना भयानक है कि उसके ऊपर एक गांव वालों को पहले से एक बात बहुत मशहूर मंगड़ाला कब्रिस्तान की मशहूर है कि बहुत अरसा पहले लोग डरते थे उस कब्रिस्तान में कि जिन्नात हैं, लोगों ने देखे थे वहां पे जिन्नात। तो रात के टाइम वहां पे लोग गुजरने से बहुत ज्यादा डरते थे। दिन को तो फिर भी इधर उधर से चले जाते थे, क्योंकि वो घना बहुत है, उसके अंदर दरख्त बहुत ज्यादा हैं, बहुत घने दरख्त हैं, और बहुत पुरानी कब्रें बनी हुई हैं कच्ची सी। तो एक दिन गांव के ही दो लोगों ने शर्त लगाई पैसों की कि तू अगर रात को उस कब्रिस्तान में जा और एक रात गुजार के आ जा तो तुझे मैं इतने पैसे दूंगा। वो शर्त बढ़ती बढ़ती इतनी वो हो गई कि वो दोनों राजी हो गए, ठीक है जी मैं रात गुजारूंगा। उसने कहा जी मैं इतने पैसे दूंगा।
लोगों ने मना किया, ये ना शर्तें लगाया करो, ये बड़ी खौफनाक होती हैं, लेकिन उन्होंने छुप के शर्त लगा ली। अब रात का टाइम, वो कहते हैं, वो दोस्त अपनी बैठक में बैठा है, उसे कहता है जा, मैं सुबह यहीं पे तेरा इंतजार करूंगा। और वो चलता हुआ शख्स कब्रिस्तान के अंदर चला गया है। जब सुबह हुई है, वो इसका इंतजार करता रहा है, वो वापस नहीं आया। उसने कहा सूरज निकल आया है, अब तो उसको वापस आ जाना चाहिए। काफी जब इंतजार किया, 8, 9, 10 का टाइम हो गया, तो उसके घर गया, पूछा वो आया है? उन्होंने कहा नहीं, वो तो रात का गया हुआ है तुम्हारे साथ, तो आया ही नहीं है। तो इधर उधर से पूछा, सबसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं पता। उन्होंने कहा बात क्या? उन्होंने कहा जी शर्त लगाई थी, कब्रिस्तान गया था वो, उसने वापस आना था। उन्होंने कहा पागल है, तुम्हारा दिमाग खराब है, ऐसे जिन्नात वाले कब्रिस्तान में शर्त लगा के गया है। खैर उसको ढूंढने के लिए वो लोग रवाना हुए, पूरे कब्रिस्तान को छान मारा, कहीं पे उसका नामो निशान नहीं था। और उसके बाद वो शख्स कभी नहीं मिला, वो गायब हो चुका था। उसके बाद वो मंगण वाला कब्रिस्तान, जो पहले ही लोग जिन्नात देख चुके थे, उसके गायब होने के बाद ऐसा और खौफनाक लोगों के दिलों में उसका खौफ बैठा कि अब लोग दिन को भी वहां पे नहीं जाते थे। तब लोगों से पता चला कि कुछ लोगों ने बताया कि हमने अपनी आंखों के सामने मोटी ताजी इतनी तगड़ी बड़ी बड़ी बिल्लियों को देखा है उस कब्रिस्तान में। और जब बिल्लियों को हमने देखा है, वो हमारी आंखों के सामने चलती हुई कब्रिस्तान में दाखिल हुई हैं, कब्रों के पास गई हैं, लेकिन थोड़े ही फासले पे गायब हो गई हैं। और कुछ बुजुर्गों ने बताया कि हमने वहां पे बाकायदा काले स्याह जिन्नात को देखा जो हमारी आंखों के सामने गायब हो गए। अब वो भयानक कब्रिस्तान था, उसकी तरफ कोई भी नहीं जानता था। जो अपने मुर्दों को, अपने प्यारों को जो इस दुनिया से चले जाते थे, वो दूसरे कब्रिस्तान में दफनाते थे। इधर खौफ के मारे सब ने जाना ही छोड़ दिया था। और वो लड़का बता रहा था जो उस कमरे में लेटा था, वो कह रहा मैं सोया नहीं था, आंख मेरी जरूर लगी थी, लेकिन मुझे एक आवाज आई जैसे कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, जैसे इंसान तेजी से दौड़ता हुआ आता है, कदमों की आवाज आती है दौड़ने की। तो कहता है मैं ऐसी हल्की सी नींद में था तो मेरी आंख खुल गई कि कौन दौड़ रहा है, खैर है रात के इस पर क्या परेशानी है। तो एकदम मेरी निगाह पड़ी कि मेरी आंखों के सामने वो बला आराम से चलती हुई गई, लेकिन अंदाज ऐसा था जैसे दौड़ रही हो, आवाज ऐसी थी, उसके कदमों की आहट ऐसी थी दौड़ने वाली। वो जख्मी थी, उसकी टांग बिल्कुल एक औरत की तरह टांग थी और उससे खून बह रहा था पीछे से। और उसने क्लियर बताया 2 गोलियां थी। एक जब मैंने उसको जाते हुए देखा है, उसने मुझे शुक्र नहीं देखा कि मैं अंदर बैठा हुआ था। एक उसकी नीचे टांग पे लगी हुई थी, उसी टांग के ऊपर जो जोड़ होता है उसी जोड़ पे लगी हुई थी, और उसका खून बह रहा था। उसका मुंह बहुत भयानक था, जानवर से मिलता जुलता जरूर था, जैसे सूअर होता है, लेकिन सूअर की तरह नहीं था, ऐसे अजीबोगरीब नाक सा था, अजीब सा। और उसकी आंखों को उसने भी तस्दीक की, उसकी आंखों को लाल सुर्ख ऐसी आंखें थीं जैसे उसमें से आग निकल रही हो, इतनी खौफनाक आंखें थीं। मैंने तो एक मंजर सिर्फ देखा, कहता मैं हिला नहीं कि मैंने सांस भी लिया और इसने मेरा सांस सुन लिया, ये तो मुझे मार देगी। मैं खौफ के मारे बैठा रहा। शुक्र है वो चलती चलती उसी कब्रिस्तान की तरफ गई है, मंगण वाला कब्रिस्तान, जो पहले ही बहुत ज्यादा मशहूर था और हॉन्टेड था और लोग उसे बहुत ज्यादा डरते थे। इसी तरह सऊद कहते हैं, ये 2025 के शायद स्टार्ट का वाकया है कि सऊद कहते हैं मैं और मेरा एक दोस्त मोहसिन घर के बाहर खड़े बातें कर रहे थे। वहां पे हमारे पीछे ही एक कच्चा सा कमरा था, उसका दरवाजा खुला हुआ था। तो मेरा जो दोस्त मोहसिन था वो मुझसे बातें कर रहा था, रात का टाइम हो गया था। बातें करते करते वो मुझे कहता है चल यार अब मैं चलता हूं, रात हो गई है। मैंने कहा ठीक है यार। अभी ये मैंने जुमला ही कहा था कि एक खुदा हाफिज करने का जुमला मैंने जैसी कहा, हाँ ठीक है, कि आगे हाथ बढ़ाऊं, उसको हाथ मिला सकूं। जैसे दोस्त कहता है ना ठीक है यार चल मैं चलता हूं, वो कहता है ओके यार, फिर एक दूसरे के आगे हाथ बढ़ाते हैं, हाथ मिलाते हैं। कहता है कि मैं अभी हाथ बढ़ाने ही वाला था कि मेरी निगाह ऐसे पीछे की तरफ पड़ी और मैं वहीं पे खड़े खड़े बुत बन गया। वो जो दोस्त मोहसिन सामने खड़ा था उसने देखा इसको क्या हो गया, सऊद को, इसकी आंखें एक जगह पर रुक गई हैं, इसने थोड़ी सी गर्दन मोड़ी है और इसके चेहरे पे खौफ आ गया है और ये हिल भी नहीं रहा। उसने कहा ओए ओए सऊद सऊद क्या हुआ है? उसको झंझोड़ना शुरू कर दिया, उसको हिलाना शुरू कर दिया कि कहीं डर गया है, इसको कुछ हो गया है, ये बेहोश ना हो जाए। उसको झंझोड़ता रहा कि ये होश में जैसे आ गया। उसने कहा क्या हुआ है? उसने कहा यार मैंने ना अभी अभी एक सफेद कपड़े पहने हुए एक ऐसा मैंने साया देखा है जिसके आर पार मुझे नजर भी आ रहा था और वो सफेद कलर का था और वो चलता हुआ मेरी आंखों के सामने इस कमरे के अंदर गया है।
उसने कहा कौन था? उसने कहा मुझे ये नहीं पता, वो जैसे कोई इंसान होता है इस तरह उसके बाजू भी थे, टांग भी थे और उसका सफ़ेद सारा वजूद था और वो चलता हुआ मेरी आंखों के सामने गया है। उसके मैं आर पार भी देख पा रहा था और उसको भी देख पा रहा था, यानी ऐसा जिस्म नहीं था कि उसकी दूसरी तरफ मैं ना देख सकूं। जिस तरह इंसान खड़ा हो तो आप पीछे तो उसके नहीं देख सकते, लेकिन उसका वजूद ऐसा था, आर पार मैं उसके देख पा रहा था। और वो चलता चलता कमरे के अंदर चला गया। उसने कहा ओ यार तेरा वहम होगा, रुक मैं देखता हूं। उसने कहा ना जाओ, वो अभी कमरे में है। वो इतना डरा हुआ था सऊद के वो चाहता था अंदर ना जाए। खैर वो फिर भी हिम्मत करके अंदर कमरे में गया और कमरे में जाके देखा तो अंदर कमरे में कुछ भी नहीं था। वो कहता है यार कमरे में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कहता है यार तेरी हालत जब मैंने देखी है तो मैं समझ गया हूं तू झूठ नहीं बोल रहा, तूने देख लिया है। उसके बाद वो भी डर गया, कहता है यार मैं चलता हूं। खुदाहाफिज किया और चला गया। अगला वो वाकया सुनाते हैं अपनी दादी का। वो कहते हैं हमारी जो दादी थी ये बहुत छोटी थी उस वक्त, अब जब पाकिस्तान बना नहीं था। अभी भी वो हयात हैं, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, खुशियां दे। तो वो कहते हैं कि जब कभी घर में लोग नहीं होते थे तो वो बाकायदा रात को पहरा देती थी। और घर के बाहर से पहरा नहीं देती थी, घर के साथ एक कुआं बना हुआ था बाहर वाली साइड। वो पहरा देते देते दरवाजा खोल के बाहर कुएं तक आ जाती थी और फिर वो अंदर चली जाती थी। लेकिन वो अपना हुलिया इस तरह का बनाती थी कि वो बाकायदा मर्दों की तरह का लिबास पहनती थी, सर के ऊपर पगड़ी बांधती थी, मुंह को छुपा लेती थी कि पता न लगे कि कोई औरत है, और हाथ में बड़ा सा डंडा उठाती थी और डंडा जोर जोर से जमीन पे मारती थी कि दूर दूर लोगों को यह पता लग सके कोई मर्द है जो पहरा दे रहा है, जाग रहा है। आवाज नहीं निकालती थी, पता लग जाता औरत है, लेकिन उनका जो हुलिया होता था, जिस तरह के उन्होंने शलवार कमीज या धोती बांध रखी होती थी और मुंह छुपाया हुआ, पगड़ी बड़ी सी बांधी हुई, हाथ में बड़ा सा डंडा, तो वह अंदर बाहर घर के आती और पहरा देती रहती। तो वो कहती हैं रात का मंजर था, उस दिन भी घर में मैं अकेली थी और मुझे पहरा देना था कि कोई चोर वगैरह ना आए। मैंने वही अपना हुलिया तब्दील किया, पगड़ी वगैरह बांधी, डंडा बड़ा सा उठाया, मुंह छुपाया, कपड़े मर्दों वाले पहने और मैं इसी तरह अंदर बाहर आना शुरू हो गई। ये तकरीबन कोई 1-1:30 बजे का टाइम होगा, अंदाजा है, आधी रात उसको बोलते हैं कि मैं घर से बाहर निकली हूं और कुएं की तरफ जाना शुरू हुई हूं तो मैं देखती हूं कुएं के पास 3 बोने हैं, काले स्याह, छोटे छोटे बोने। उनका कद होगा कोई 2 फुट से 2.5 फुट का कद, या शायद इससे भी छोटा। काले स्याह हैं, मोटे तगड़े हैं, कद बिल्कुल छोटा है 2 फुट का, और बिल्कुल इंसानों की तरह, लेकिन जैसे जिस इंसान के जिसमें चर्बी आ जाती है, कोई मोटा हो जाता है, ऐसे ही मोटे हैं और कुएं के बाहर आपस में बातें कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर पहले चक्कर लगा के गई थी, वहां पे तो कुछ भी नहीं था। अब जब मैंने देखा वो बातें कर रहे हैं, कुएं के पास है, मैं तो एकदम से रुक गई और उसी वक्त मैंने देखा कि जहां पे वो तीनों मौजूद थे वहीं से ही एक आग का गोला बना, गोल सा, और उस गोले के अंदर जैसे फुटबॉल होती है इतना ही बड़ा गोल सा आग का गोला था, और वो आग का गोला उड़ता हुआ सीधा आसमान की तरफ चला गया और उसी कुएं के साथ 5-6 ऐसे गोले बने आग के और आसमान की तरफ चले गए। और उसी लम्हे मैंने देखा वो जो 2-3 बोने वहां पे मौजूद थे, वहां पे 4-5 ऐसे और भी बोने निकल आए और वही बोने मेरी आंखों के सामने एकदम से आग के गोले बने हैं। मैं क्लियर उनको खड़ी देख रही हूं, मेरी आंखों के सामने वो बोने आग के गोले बने हैं और उड़ते हुए वो गोले आसमान की तरफ चले गए हैं। कहती है मैंने जब ये मंजर देखा तो मैं अच्छी खासी डर गई और जल्दी से वहां से घर चली गई, दरवाजा बंद कर लिया। उन बोनों का रंग काला स्याह था, कद बहुत छोटा लेकिन बहुत मोटे, चर्बी नहीं थी जिस्म पे, लेकिन ऐसा लगता था बाजू भी बहुत फूले हुए मोटे, टांगें भी बहुत फूली हुई मोटी, जैसे पूरे जिस्म पे बहुत गोश्त हो, मोटापा पेट लटका हुआ नहीं, मोटे बहुत सेहतमंद। और वही थे जो पहले खुद ब खुद आग बन के ऊपर जाती थी, फिर वही आग के गोले बने और ऊपर जाना शुरू हो गए। मैं डर गई। और अगला वाकया वो सुनाते हैं अपने उस दादा का जिनका नाम उन्होंने बताया है याकूब, जिनको चुड़ैल उठाकर ले गई और आज 35 साल हो गए हैं, वो वापस नहीं आए। वो जो उनके दादा हैं दूर के, वो एक अच्छे इंसान नहीं थे, घर वाले तो नहीं जानते थे। उनकी कंपनी कुछ ऐसे लोगों के साथ हो गई थी,
यारी ऐसे लोगों के साथ हो गई थी शादी के बाद, जब उनके बच्चे भी थे, कि वो लोग चोरियां करते थे। 12-1 बजे लोगों के घरों में खामोशी से दाखिल होते और उनका कीमती सामान चुरा कर ले आते। दादा याकूब को भी ये आदत कैसे लगी, किस दोस्त ने उसको मशवरा दिया और कैसे उसकी कंपनी में गए कि वो भी ये काम शुरू कर बैठे। घर वाले इस बात से वाकिफ नहीं थे। वो ये जानते थे कि शादीशुदा बंदा है, बच्चे हैं इसके छोटे छोटे, दोस्त यार हैं, वो अच्छे नहीं हैं। घर वाले उनके दोस्तों को अच्छा नहीं समझते थे, उनको कहते भी थे इनकी दोस्ती छोड़ दो, लेकिन वो नहीं मानते थे। नहीं, मेरे दोस्त हैं, मैंने इनके साथ घूमना फिरना है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे घर वाले कि यही दोस्त के साथ मिलकर ये चोरी करते हैं। याकूब अपने छोटे भाई के लिए, जो कुंवारा था, रिश्ता देखने के लिए गया। जब उस घर पहुंचे, गांव से दूर एक और गांव था, वहां पे रिश्ता देखने के लिए गए, लड़कियों को देखा तो वो लड़की खुद याकूब को अच्छी लग गई। वहां रिश्ते की बात की और वापस आ गए। घर आते ही याकूब ने कह दिया, वो लड़की मुझे पसंद आ गई है, मैंने उससे शादी करनी है। घर वालों ने कहा, तेरा दिमाग ठीक है? तू शादीशुदा है, तेरे ऑलरेडी बच्चे हैं, तेरे भाई के लिए वो देखी है, तेरे भाई की उससे शादी करनी है, और तू खुद अपनी शादी के चक्कर में पड़ गया है। तेरी शादी ना हुई होती, चलो तेरी बात मान लेते, तेरी कर देते, तेरी तो शादी है, बच्चे हैं तेरे, अकल को हाथ मार। अब वो चुप तो कर गया, लेकिन उस शाम को, जब उसका अगले दिन शाम को उसका दोस्त मिला, वही जो चोर था, उसने उसे कहा, यार वो लड़की एक पसंद आ गई है। उसने कहा, कहाँ है? उसने कहा, फलां फलां गांव हम गए थे रिश्ता देखने के लिए, मैं अपने भाई का रिश्ता देखने गया था, लेकिन वो मुझे पसंद आ गई है। तो उसने कहा, यार तू टेंशन किस बात की है? वो लड़की का मैं घर जानता हूं जिसका तू बता रहा है, छोड़ दे, बेफिक्र हो जा, मैं तेरी उससे दोस्ती करा देता हूं। उसने कहा, वो कैसे? उसने कहा, तू छोड़ दे ना, मैंने जब कहा है मैं पैगाम पहुंचवा दूंगा, उसकी ऐसी की तैसी जानती हमें। उसने कहा, यार क्या वो किरदार की ठीक नहीं है? उसने कहा, नहीं वो ठीक है किरदार की, लेकिन तुझे पता है ना हमारी पहुंच है, हम कर लेंगे। टाइम सेट हो गया। उस जो दोस्त ने कैसे पैगाम पहुंचवाया, क्या किया, कुछ नहीं पता, लेकिन दोस्त से कहा, आज तैयार रहना, उसको मिलने जाएंगे, वो तेरा इंतजार करेगी। उसने कहा, यार तूने कैसे गेम चलाई? उसने कहा, छोड़ दे, मैंने जैसे गेम चलाई, तू चल, मैं पैरा दूंगा इधर उधर, तू चल के मिल। वो दोनों दोस्त रवाना हुए, उसके घर पहुंचे तो लड़की वाकई बाहर मौजूद थी। वॉशरूम तो नहीं होते थे गांव के अंदर, वॉशरूम के लिए बाहर जाते थे, तो वॉशरूम के बहाने बाहर मौजूद थी और याकूब का इंतजार कर रही थी। उसने कहा, हाँ मुझे आप याद हैं, आप आए थे रिश्ते के लिए, भाई के लिए देखने आए थे, लेकिन मैं समझ गई थी, आपको देख गई थी कि आपकी आंखों में जिस तरह बार बार आप मुझे देख रहे थे, मैं समझ गई थी कि आपको मैं पसंद आ गई हूं। उसने कहा, जी हाँ, तुझे आज बुलाने का मकसद भी है, तू मुझे पसंद आ गई है, मेरे घर वाले शादी को माने या ना माने, मैं तुझसे मिलने के लिए आऊंगा, तू मुंह से जो निकालेगी तुझे मैं दूंगा, बस तू मुझसे मिलती रहे, तेरे आगे इतना पैसा रख दूंगा तू परेशान हो जाएगी। पैसा हमेशा औरत से कमजोरी रहा है औरत की, और वो उसके लिए इतने तहाइफ लेके गया था। चोर था, चोरियां करता था, जेवरात भी लेके आता था, घर वालों को थोड़ा बताता था, जाके बेच देता था, उसके बाद कुछ जेवरात पड़े थे, वो उसने पहली मुलाकात में उसको पहना दिए। लड़की ने जब जेवरात देखे वो खुश हो गई कि यार ऐसा दोस्त बना है जिसने पहली मुलाकात में मुझे जेवरात दे दिए, उसको और क्या चाहिए। लड़की सेट हो गई उसके साथ, इस तरह सेट हो गई कि उसने कहा, ठीक है अब मुझे बताओ नेक्स्ट कब मिलने आओगे। वो जो दूसरा चोर दोस्त था वो इधर उधर पहरा देता और ये दोनों वहां बैठ के बातें करते रहे। फिर एक दिन का तय हुआ कि अब मैं फलां दिन को आऊंगा और तुझसे मिलूंगा। खुदा हाफिज करके आए, दोनों बाहर निकले, उन्हें कहा चलें घर। उसने कहा, तो वैसे ही गए हैं, घर क्या जाना, एक चोरी कर लेते हैं किसी घर की, उसके बाद घर चलेंगे। उसने कहा ठीक है। वो दोनों ही इकट्ठे चोरी करते थे, कभी कभी ज्यादा भी उनके और दोस्त भी थे, वो भी उनके साथ मिल जाते थे, लेकिन ये दोनों तो करते रहते थे। गए किसी घर में, आहिस्ता से घुसे, दीवार पलांग के गए, उनका सामान जिस तरह उठाते थे चोरी करते थे, चोरी करके आ गए। अब मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। याकूब उस लड़की पे मोहब्बत कर बैठा था, उस पर दिल हार गया था, तो अब मौका ढूंढता, बहाना ढूंढता और उससे मिलने के लिए जाता, और वो दोस्त भी उसके साथ होता, और ये पहले से तय करके जाते कि पहले हम लड़की से मिलेंगे और उसके बाद वापसी पे एक चोरी करेंगे, घर आ जाएंगे।
एक दिन प्रोग्राम बना कि आज फिर जाना है, तैयार हो? दोस्त ने कहा। उसने कहा हाँ मैं तैयार हूं। ये दोनों उस लड़की से मिलने के लिए उसके गांव चले गए। लड़की पहले से ही बाहर इंतजार कर रही थी। दोस्त ने कहा तुम लोग बैठो, बातें करो, मैं इधर उधर देखता हूं, कोई आएगा तो मैं सीटी मार दूंगा, मतलब एक जानवर की तरह आवाज निकाल दूंगा, तुम समझ जाना कि कोई आ रहा है। वो दोनों बैठे बातें करते रहे। आज लड़की ने कहा मुझे जल्दी जाना है, आज घर वाले जाग रहे हैं। तो उसने कहा ठीक है, वरना वो 12-1 बजे तक बैठे रहते। तो लड़की आज जल्दी चली गई। उनका एक नाजायज ताल्लुक बन चुका था। लड़की जब चली गई तो उससे बोला यार आज तो लड़की जल्दी चली गई है, अब क्या करें? उसने कहा चल रास्ते में जो कब्रिस्तान है ना वहां बैठते हैं, क्योंकि अभी बहुत जल्दी है, इतनी जल्दी तो चोरी नहीं कर सकते। आज वो जल्दी चली गई है, घंटा 2 घंटे बैठते हैं, तकरीबन 12 साढ़े 12 होने दे, उसके बाद हम चोरी करेंगे, क्योंकि उससे पहले शक होता, डर होता है कि कोई हो सकता है घर का बंदा जाग रहा हो। आजकल तो शायद जागते हैं, ये पहले की बात है। तो जब पहले कोई 35 साल पहले की बात है, पहले ये होता था कि लोग 7-8 बजे सो जाते थे और जब रात के 12 साढ़े 12 होते थे तो उस वक्त गहरी नींद होती थी। शायद जो बंदा 8 बजे सोए वो 10 बजे तक भी एक उतनी गहरी नींद में नहीं होता। जो पीक टाइम होता है नींद का वो उनके देहात में 12 साढ़े 12 1 बजे का होता है। तो वो दोनों चलते हुए कब्रिस्तान आए और कब्रिस्तान में आकर बैठ गए। रात का टाइम, वो दोनों कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं। डर खौफ है नहीं कि कब्रिस्तान में रात के टाइम किस पे आना है। 2 घंटे इंतजार, 1 घंटा 1.5 घंटा इंतजार कर रहे हैं कि टाइम हो, और हम चल के थक भी गए थे क्योंकि दूर एक गांव था कि हम जाके चोरी करें। वो ऐसे बैठे हुए थे कि एकदम से उन्होंने देखा कि एक कब्र के पीछे से कोई एक खटका सा हुआ है। और एकदम दोनों चौंके, उस तरफ देखा कि यार ये किस चीज की आवाज थी। जैसे कोई लकड़ियां पड़ी होती हैं खुश्क, तो उन लकड़ियों को कोई हटाता है या क्या करता है, ऐसी ही आवाज पैदा हुई। तो वो दोनों चौंके और उस तरफ देखना शुरू हो गए। तो उन्होंने देखा उस तरफ से एक मोटी ताजी काली स्याह बिल्ली चलती हुई आई है और दूर खड़े होकर यूं घूरना शुरू हो गया कि ये दोनों यहां पे बैठे क्या कर रहे हैं। और उसके बाद फिर वो जहां रुक गई थी उससे चलती हुई मजीद उन्हीं की तरफ आके सामने आके रुक गई है। अब वो बिल्ली बिल्कुल आंखें उन्हीं दोनों की तरफ देख रही है और खड़ी उनको घूर रही है। तो दोस्त कहता है ओए याकूबे चल निकल। क्यों निकलूं? कह रहा है वो देख ये कैसे हमें देख रही है। उसने कहा तो देखने दे, बिल्ली हम क्या करें? कह रहा है यार ये बिल्ली नहीं है ना, इतनी बड़ी बिल्ली कहां से होती है? बिल्ली तो देख के डर जाती है, ये बिल्ली नहीं है। मैं इसको देखते ही समझ गया हूं ये कोई और मखलूक है। इस कब्रिस्तान में तो आता कोई नहीं है, और जिस तरह हमें ये खड़ी देख रही है भाई निकल उठ जा। वो कह रहा है रुक। उसने एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा के बिल्ली की तरफ फेंका। याकूब ने पत्थर उठा के बिल्ली की तरफ फेंका। पत्थर बिल्ली को नहीं लगा, साइड से गुजर गया। बिल्ली टस से मस ना हुई, बिल्ली खड़ी रही। तो तब उसको लगा कि बिल्ली तो पत्थर से डर जाती है और मुड़ जाती है, ये मुड़ी नहीं। तो दोस्त कहता है मैं चला जाऊंगा, उठ जा। वो बहुत डर गया। तो याकूब को लगा जैसे बात सही कह रहा है, बिल्ली तो डर जाती है, 2 बंदे हैं, पत्थर मारा है, चली जाती है, तो जिस तरह गुस्से में खड़ी हुई है कोई मामला हो रहा है। कहता उठ यार। दोनों उठ गए। उन्होंने देखा बिल्ली वहीं पे खड़ी हुई है। अब वो दोनों चलते हुए वहां से दूर जाना शुरू हो गए और मुड़ मुड़ के देखें बिल्ली अभी तक वहीं है और उनको गुस्से से देख रही है। उस दिन इनका इतना दिल डर गया कि इन्होंने चोरी भी नहीं की। दोनों डरे हुए थे कि नहीं यार आज दिल नहीं मान रहा, वो पता नहीं क्या चीज थी, उसको देख लिया, चोरी नहीं करनी। फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने फिर से चोरी की और चोरी करके याकूब अपने घर पहुंचा। कमरे में सोया हुआ था, अभी जाके लेटा ही था, कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। बीवी बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे, क्योंकि जब ये जाता था घर तो कह के जाता था मैं लेट आऊंगा तो मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगा। अभी ये कमरे में लेटा ही था, दरवाजा खुला हुआ था कि इसने देखा चांदनी रात में कमरे के अंदर एक औरत जिसने दुल्हन का लिबास पहन रखा है, उसके पूरे बाजू पे चूड़ियां ही चूड़ियां हैं, उसके गले के अंदर सोने के जेवरात हैं, उसने अपने चेहरे को ढांप रखा है, उसकी थोड़ी जो है सिर्फ वो नजर आ रही है और आंखें उसकी उसके
घूंघट जो उसने किया हुआ है, उस घूंघट की वजह से उसकी आंखें भी छुपी हुई हैं। उसने एक बड़ा सा नीचे घाघरा सा पहन रखा है और वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत खूबसूरत है। वो चलती हुई अंदर आई और उसके सामने आके खड़ी हो गई। एक में उनकी वाकया अभी मुझे याद आ गया, मैं गलती कर गया हूँ, वो कहेंगे मदर साहब वो गलती कर गए। वो जो एक बला नज़र आई थी उनको, वो उनके नाम से उनको पुकार रही थी। स्टोरी में जो थी, वो जो 7 फुट की एक बला थी, वो उसको समझ नहीं पाए थे कौन सी बला है। जो पहली दफ़ा उनको एक 7 फुट की बला नज़र आई थी, वो उनके नाम से उनको पुकार रही थी, मुजम्मिल, मुदस्सिर। तो वो परेशान हुए थे पहले कि यार कोई बंदा है, कौन है जो हमारे नाम से पुकार रहा है। तो तब उन्होंने उसको लाइट मार के देखा था, तो वो बला थी, वो उनके नामों से उनको पुकार रही थी। मुझे एकदम से याद आ गया, क्योंकि उन्होंने जो कहानी सुनाई है अपने अंदाज में सुनाई है, 1 घंटा कुछ मिनट की है, बहुत लंबी। इतनी तफसील से जब वो कोई बता सुनाता है तो मेरे लिए मुश्किल होता है उसको एज इट इज़ याद करना 1.5 घंटे की कहानी को। तो बहुत सारी बातें मैं फिर मिस कर जाता हूँ जी, आई एम रियली सॉरी। उन्होंने सराइकी में भेजी है। तो वो जो खूबसूरत सी दुल्हन बनी हुई औरत उसके सामने आई तो वो परेशान हो गया कि ये कौन है और रात को इस पहर मेरे घर में क्या कर रही है। अभी वो कुछ कहने ही वाला था कि उसने अपना घूंघट ऊपर उठा दिया। वो एक हसीन और जमील औरत थी और उसने उससे कहा, ओए याकूब, चोरी करनी छोड़ दे। और उसने एक औरत का नाम लिया, तेरा उसके साथ नाजायज ताल्लुक है, तेरी बीवी बच्चे हैं, ये गलत काम छोड़ दे और चोरी करना भी छोड़ दे। बस तुझे आज इतना कहने आई हूं, ये काम छोड़ दे, तेरे हक में यही बेहतर है। दोबारा चोरी ना करी, ना ही नाजायज ताल्लुक रखी। मेरी बात समझ आ गई तुझे? उसका लहजा इतना करख्त था, इतनी हसीन और जमील औरत इस तरह दुल्हन के रूप में, उसके जहन में अभी तक कुछ भी नहीं है कि कौन है, ये क्या है। जब वो मुड़ने लगी है तो उसी वक्त उसने घाघरा अपना थोड़ा सा ऊपर उठाया है, जैसे इसको दिखाना चाह रही हो कि मैं हूं। उसके पांव उल्टे थे। जब तक वो खड़ी बोल रही थी, इसको कह रही थी याकूब चोरी छोड़ दो, नाजायज ताल्लुक छोड़ दो, ये नहीं समझ सका। एक हसीनो जमील औरत, इतने खूबसूरत जेवरात पहने हुए हैं, बाजू पे चूड़ियां ही चूड़ियां हैं, चेहरा इतना हसीनो जमील है, ये कौन है। और जब वो धमकी दे के कि दोबारा चोरी ना करना मुड़ी है, तो उसी वक्त उसने उसको घूर के देखा, सर से पांव तक देखा, और तभी उसने देखा उसने अपना घाघरा ऊपर उठाया था तो उसके पांव उल्टे थे। वो उल्टे पांव से चलती हुई बाहर जा रही थी। वो डर गया, वो चली गई। अब वो डर गया बहुत ज्यादा। उसने कहा यार ये क्या था, ये कौन सी चुड़ैल है, ये तो कोई चुड़ैल है। लेकिन उसने खौफ के मारे वो बात घर वालों को नहीं बताई। कुछ दिन गुजर गए, उसने चोरी नहीं की। कुछ दिनों के बाद फिर से उस दोस्त ने कहा चल यार चलें चोरी पे, आज एक बड़ा ज़बरदस्त घर ढूंढा है, बड़ा माल मिलना है वहाँ पे, बड़ा तगड़ा माल होगा और काफ़ी दिनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। उसने कहा यार अबीर, उन्होंने कहा चलना यार। वो दोनों दोस्त फिर चले गए और फिर से उस घर की दीवार को फलांगा, अंदर गए। घर के लोग सोए हुए थे। उन्होंने उनके ट्रंक पड़े होते हैं जो देहात के अंदर, वो ट्रंक खोले, उनके अंदर उनकी ज्वेलरी वगैरह निकाली, तगड़ा हाथ माल उनके हाथ लगा और वो माल लेके बाहर आ गए। वो दोनों खुश थे कि उसने सही कहा था कि तगड़ा माल वो ढूंढ के लाया था। रास्ते में ही आधा आधा माल बांटा, वो अपने घर चला गया और याकूब अपने घर आ गया। जैसे ही आके बिस्तर पे सोया है, अभी लेटा ही था कि वो औरत फिर से आ गई है। और आते ही उसकी आंखें आज लाल सुर्ख थीं, वो शदीद गुस्से से भरी हुई थी। उसने कहा मैं तुम्हें 3 वार्निंग देती हूं, एक पहली दे चुकी हूं, आज दूसरी देने आई हूं। तू मुझे भूल गया है? मैंने तुझे कब्रिस्तान में देखा था, उस वक्त मैं इंसान के, उस वक्त मैं बिल्ली के रूप में थी और तूने मुझे पत्थर मारने की कोशिश की थी। मैंने तुझे उस वक्त छोड़ दिया था। देख मैं फिर भी तुझे 3 वार्निंग दे रही हूं, पहली दे चुकी हूं, आज दूसरी देने आई हूं। छोड़ दे चोरी करना और नाजायज ताल्लुक को छोड़ दे, नहीं तो याद रख मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी, फिर तू कभी वापस नहीं आएगा। आइंदा चोरी ना करें। वो हसीन और जमील लड़की शदीद गुस्से में थी, उसने कहा और वहां से चली गई।
वो रात सारी आज इतना कांपता रहा, उसका लहजा इतना खौफनाक था, आज इतना गुस्से में बोल रही थी, उसको लगा कि ये कर डालेगी, जो इसने कहा ये कर गुजरेगी। उसने सुबह उठते ही घर वालों को बता दिया। घर वालों ने कहा तू चोरियां करता है, तेरे नाजायज ताल्लुकात हैं और तू हमसे छुपाता रहा। घर वालों ने बड़ा लान तान किया, उसको बड़ा समझाया कि खौफ कर, ये तूने क्या किया। ये वो जिस तरह घर वाले लान तान करते हैं कि तौबा कर, अल्लाह से माफ़ी मांग, अमाल अच्छे कर, नमाज पढ़, ये कर वो कर, सारा कुछ घर वालों ने किया और कुछ अरसा उसने चोरी नहीं की। वो कहते हैं उसने चोरी नहीं की, लेकिन चोर जाए चोरी से ना जाए। उसके दोस्त ने उससे मिलता रहा और उसको वर्गलाया। एक दफ़ा फिर से एक बड़ी पार्टी का घर मिला था और बड़ा नोट और ये वो था। उधर से बेचैनी, वो उसकी जो मोहब्बत थी जिसको मिलने जाता था उसको भी मिलने नहीं गया था, नाजायज़ ताल्लुक था, पैसा भी ख़त्म हो गया था, काफ़ी अरसा हो गया था। उसने कहा पता नहीं वो कौन थी, चली गई, फिर तो नहीं नज़र आई, मुझे क्या। वो दिल से खौफ ख़त्म हुआ, फिर से उस दोस्त के साथ चोरी करने चला गया। और जब चोरी करके आया है तो आज जब घर लेटा है तो घर वालों की आंख खुली है, उन्होंने देखा है कि वो जाग रहा है और चोरी का सामान भी, शायद वो अभी कमरे में दाखिल ही हुआ था, ये तो कोई नहीं जानता कि वो सामान जहां छुपाता था सामान भी नहीं छुपा सका था, सामान भी जमीन पे पड़ा था और वो थर थर कांप रहा था। उसकी आंखों में इतना खौफ था कि वो चीखें मार रहा था, आंखें झपक नहीं रहा था, किसी को सामने देख रहा था और बोले जा रहा था मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैंने उसकी तीसरी शर्त भी तोड़ दी, मुझे बचा लो। उसने 3 वार्निंग दी थी, मैंने तीसरी वार्निंग भी उसकी तोड़ दी। वो डरा हुआ था। घर वालों ने उसको पकड़ लिया, समझ गए कि ये फिर चोरी करके लाया, सामान वगैरह पड़ा है और इसने बताया तो उसने 3 वार्निंग दी हैं। अब वो सारे डर गए। उसके बाद उन्होंने देखा है कि इसने एकदम से दरवाज़ा जो था ज़ोर से खोला है, जूते बगैर पहने, नंगे पांव, ऐसा दौड़ा है, वो सारे परेशान उसके पीछे दौड़ पड़े हैं। दौड़ते 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 एक जगह पे जाके ये हल्का सा इसको सांस चढ़ गया, इतना तेज़ ये दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते गिर गया है। घर वालों ने जाके इसको पकड़ा है और उसको ज़बरदस्ती थामा है। इसकी हालत खौफ से बुरी हालत थी, बस ये एक ही जुमला कही जाता था, वो मुझे लेने आ गई है, मुझे जाने दो, मुझे लेने आ गई है। जैसे कैसे वो इसको पकड़ के घर लेके आए, उन्होंने उसको कमरे में डाल के बाहर से ताला लगा दिया, कमरा ही लॉक कर दिया कि यार ये तो डर गया, इसका क्या करें। किसी को बताते हैं तब भी शर्मिंदगी होती है कि ये चोरी करता रहा है और इसके नाजायज़ ताल्लुक थे और ऊपर से अभी चुड़ैल वाला वाक़या है। अगले दिन वो चीखें मारता रहा, अंदर पड़ा रहा, चुप किए रहा। उसको खाना वगैरह भी खिड़की के रास्ते दिया, लेकिन दरवाज़ा उसका नहीं खोला कि इसको अभी अंदर ही रखो, इसने चोरी क्यों की है। घर वाले परेशान कि इसको मना किया था, इसने फिर क्यों चोरी की है। जैसे कैसे कोई फैसला नहीं कर पा रहे, भी बुजुर्गों से रब्ता करो, क्या करें इसका, बताओ इसका क्या हल करें, शर्मिंदगी होगी, ये चोरी का पता लगेगा तो। ऊपर से जेवरात भी जो पड़े थे किसके हैं, कैसे वापस करें, घर वालों ने उठा लिए थे। सोचते सोचो विचार करते सारा दिन गुजर गया। रात आ गई, खाना वगैरह इसको अंदर दे दिया था, अल्लाह बेहतर जाने खाना या खाया या नहीं खाया, बाहर ताला लगा हुआ था कमरे को। सुबह सुबह जब उठे हैं घर वाले तो देखा है दरवाज़ा खुला हुआ है और ताला भी गायब है। सारे परेशान कि ताला किसने खोला है और दरवाज़ा किसने खोला है। तो किसी की आवाज़ आई, वो देखो वो भागता हुआ जा रहा है। ये शायद उसी वक्त सुबह ही, मतलब सुबह से मुराद उनकी सुबह होती है 4 बजे, 5-6 बजे नहीं, सुबह सुबह उठते हैं 4 बजे ही शायद वो कहीं उठा था और खड़ा था या क्या था, किसने दौड़ता हुआ देखा और घर वाले भी उसके पीछे दौड़ना शुरू हो गए। लेकिन आज वो इतनी तेज दौड़ा कि सबको पीछे छोड़ के बहुत आगे चला गया। एक कुआं बना हुआ है उसके करीब गया है और उसके बाद वो गायब हो गया है। घर वाले सारे जो जाग गए थे, इर्द गिर्द वाले भी जो रिश्तेदार थे भाग के आ गए। कुएं के इर्द गिर्द इधर उधर, कुएं में भी छलांग मारता नजर आ जाता, हर जगह पे ढूंढ लिया, कहीं पे भी नहीं मिला। हर जगह पे, जिस जगह पे आखिरी दफा देखा था तो वहीं पे एक शख्स ने बताया जो वहां उठ चुका था सुबह और बाहर, उसने कहा इस कुएं के पास आते हुए मैंने भी देखा है और जब यहां पे आया तो मेरी आंखों के सामने यह गायब हो गया है। छुपा नहीं है, छुपने की कोई जगह नहीं थी, कोई दरख्त पे चढ़ता या ज़मीनों में घुसता या कहीं पे जाता नज़र आ जाता। उसने कहा इस कुएं तक तो मैंने भी इसको भागते हुए देखा है, मैं आगे रुक गया हूँ कि ये सामने आए, इससे पूछूं सब खैरियत है, क्या हुआ, इस तरह तेज़ भागते हुए क्यों आ रहे हो। लेकिन कहता है आखिरी दफ़ा ये कुएं के पास आया और उसके बाद मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। मैं एकदम डर गया हूँ कि ये क्या हुआ है, इतनी देर में आप लोग भी थोड़ी देर तक भागते हुए आ गए हैं तो ये यहाँ पर गायब हो गया है। अब सारे परेशान कि ये तो गायब हो गया है,
ढूंढना शुरू कर दिया, इधर उधर इधर उधर हर जगह पे ढूंढा। ढूंढते ढूंढते सारा दिन गुजर गया, अगला दिन गुजर गया, तीसरा चौथा हफ्ता गुजर गया और सबको यकीन आ गया कि वो चुड़ैल उसको फिर अपने साथ ले गई है, जिसने कहा था कि अब हरकत की तो मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। जो एक हसीन और जमीर औरत का रूप धार के आई थी, जो जेवरात पहन के आई थी, पांव उसके उल्टे थे और कब्रिस्तान में वो बिल्ली के रूप में आई थी। अब पीर फकीर इधर उधर किसी से भी पता करते रहे, किसी ने कहा नहीं, उसका नहीं पता लग रहा, वो कहाँ पे है, वो चुड़ैल उसको कहाँ ले गई है। ढूंढते ढूंढते महीना हो गया, 6 महीने गुजर गए, साल गुजर गया। उसकी बीवी जो थी, उसकी मोहब्बत में उससे प्यार करती थी, उसको तो नहीं पता था शौहर ये वाला काम करता है, चोरी वाला। उसने कहा नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, मेरा शौहर वापस आएगा। मेरे शौहर को अगर वो चुड़ैल ले गई है, उसके अमाल की वजह से ले गई है, वो तौबा तैफ कर लेगा, वो वापस आ जाएगा। उसने शादी नहीं की। वक्त गुजरता रहा इस इंतज़ार में कि वो वापस आएगा, वापस आएगा। वो कहते हैं कि आज 35 साल हो गए हैं, याकूब वापस नहीं आया। उसका जो छोटा बेटा उस वक्त 5 साल का था, आज वो 35-30 साल का हो चुका है, वो शादीशुदा है, उसके भी बच्चे हो गए हैं। उसकी बीवी आज भी जिंदा है उस गांव के अंदर, और अभी तक 35 साल हो गए हैं, याकूब का कोई अता पता नहीं कि वो उसको चुड़ैल कहाँ ले गई, क्या वो जिंदा भी है या मर गया है, उसका कोई पता नहीं। और उन्होंने मुझे कहानी भेजते हुए कहा है, जगह का मेरे ख्याल में एक वॉइस मैसेज था, जगह का नाम भी भेजा जहाँ पे जिस जगह पे वो गायब हुआ था, पीरा वाली सरकार या पता नहीं क्या कोई नाम था। उन्होंने कहा है वो जो, मैं एक तस्वीर भी शायद थंबनेल पे लगा दूं या एंड पे लगा देता हूं, वो जो कमरा उन्होंने कहा है जहाँ पे वो बला जिसको गोलियां लगी हुई थी, जहाँ से वो भागती हुई पहले इनके सामने भागती हुई गई थी और आगे वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। तो जो मैंने कमरा कहा ना, रेलवे स्टेशन के साथ एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, उसके अंदर एक लड़का बैठा हुआ था। उसने, उस कमरे के अंदर बैठे हुए लड़के ने उस जख्मी उस बला को देखा था। तो उन्होंने उस कमरे की मुझे तस्वीर भी भेजी है कि ये वो कमरा है जहाँ पे वो बला जो थी या आगे से गुजर रही थी और उस बंदे ने यहाँ से उसको देखा था। वो तस्वीर भी या मैं टाइटल पे लगा देता हूँ जो शुरू में थंबनेल होता है, या मैं अभी एंड पे लगा दूंगा, आपको नजर आ जाएगी। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा है, 35 साल हो गए हैं, क्या आप उनके बारे में बता सकते हैं? मुझे आपसे ये सवाल पूछना है, क्या वो आज जिंदा हैं या मर गए हैं? जिंदा हैं तो कहाँ हैं? क्या वो कभी वापस आएंगे? बच्चे उनके आज 30 साल के हो गए हैं। अगर उन्होंने गुनाह किया था तो उनको बहुत सजा मिल चुकी है। 35 साल बहुत साल होता है, तो आप उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? तो सऊद भाई है उनका रियल नाम है। मैं आपको इतना कहूँगा कि आप मुझे उनकी तस्वीरें भेजिए। अच्छा, उनकी तस्वीरें जो हैं उन्होंने कई पीरों फ़कीरों को दिखाई थी, वो कहते हैं कई लोगों को दिखाई, लेकिन उनके बारे में कोई भी नहीं बता सका। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनकी तस्वीरें मंगवाता हूँ। बिल्कुल सऊद भाई, आप उनकी तस्वीरें मंगवाइए और मंगवा के तस्वीरें मुझे सेंड कीजिए। उसके बारे में अगर मैं कुछ बता सका तो मैं आपको भी बताऊँगा, और किसी कहानी में, आगे कहानी में जैसे मुझे तस्वीरें मिल जाती हैं अगली 2-3 कहानियों में, मैं उसको लोगों को भी, आप लोगों को भी, सुनने वालों को भी बता दूंगा कि वो ज़िंदा हैं, नहीं हैं, कहाँ हैं, मर गए हैं, या मैं उनके बारे में क्या मालूमात हासिल कर सका हूँ, क्योंकि ये मालूमात तो जिन्नात ही दे सकते हैं, इंसान तो नहीं दे सकता। तो मैं उनके बारे में क्या मालूमात हासिल कर सका हूँ, ये मैं अगली 1-2 स्टोरीज़ के अंदर आपके साथ शेयर कर दूँगा, क्योंकि वो जैसे ही मुझे तस्वीर भेजेंगे तो तस्वीर देखने के बाद हो सकता है, अगर इजाज़त हुई उनकी, तो मैं उनकी तस्वीर भी आपके साथ शेयर कर दूँगा, अगर वो कहेंगे। अगर उन्हें ना कहा तो शेयर नहीं करूँगा, और शेयर कर दूंगा और डिटेल भी बता दूंगा वो आज जिंदा हैं, नहीं हैं, कहाँ हैं, कहाँ नहीं। और उनकी फैमिलीज़ के जो नाम थे, उनके मामू और सारा कुछ जो मैंने रियल नहीं लिए, इनका नाम है सऊद, और इनके कज़न का नाम है मुदस्सिर और मुजम्मिल, और इनके नाना अबू का नाम है रमज़ान, एंड मामू का जो जिक्र है उनका नाम है आसिफ, और दादा अबू का नाम है, 3 थे वो, अहमद एंड करीम बख्श एंड रहीम, और ये दादा जो गायब हुए हैं 35 साल पहले, इनका नाम है याकूब। तो ये उनके रियल नाम हैं जो उन्होंने भेजे, मैंने आपके साथ शेयर किए। बाकी जैसे ही उनकी तस्वीर मिलती है मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ।